नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, राम राम। अंजू जी बहुत बहुत आभारी, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर फिर से मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। नाजिया जी, ये बताइए कि एक तरफ तो वक्फ को लेकर पूरे देश में एक तरह से बवाल मचा हुआ है। जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सब जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी अलग से खड़ी हैं और इस बीच बीजेपी ने भी अपनी एक कमेटी बना ली है जो घर घर जाकर लोगों को इसके फायदे के बारे में बताएगी। आपको लगता है कि कहीं देर हो गई बीजेपी से? जब ये बिल लाया गया था 7-8 महीने इस पर जेपीसी में बैठकें होती रही, उस दौरान भी लोगों तक पहुंचना चाहिए था। नहीं अंजू जी, देर नहीं हुई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से केंद्र की सरकार ने और अमित शाह जी भाई के नेतृत्व में और किरण रिजिजू जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से जेपीसी में आलोचना हुई, कन्फ्रंटेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, 28 राज्यों में बैठ करके दिन रात सुबह शाम करके डिस्कशन हुआ। इसमें कई रिटायर्ड जजेस को लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिया गया, कई बड़े साहित्यकार को लिया गया, हिस्टोरियन को लिया गया, कई बड़े बड़े कानून के जानकार को लिया गया, उलमाए दीन को लिया गया है, हाफिज कुरान को लिया गया है और बड़े बड़े लोगों को बैठा करके जिस तरीके से आलोचना हुई है, ये जो इन्होंने 4 कमेटियां बना करके अब अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे ट्रिपल तलाक के वक्त में हुआ था। जब हमने 1984 में ट्रिपल तलाक फाइल हुआ था और गुजारा भत्ता, शाहबानो और सायरा बानो दोनों एक साथ फाइल हुआ था, तब उस वक्त कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लगा था। जब 2017 में जजमेंट पास हुआ तब हमने अवेयरनेस कैंप लगाना स्टार्ट किया था, जिसको अभी भी हम कंटिन्यू रखे हुए। अभी भी कई ऐसे गांव में, कई ऐसे रूरल एरिया में, कई ऐसे रिमोट एरिया में हम लोग जाते हैं जहां सिर्फ बुलाया ही इसीलिए जाता है कि ट्रिपल तलाक बैन होने के फायदे बता दीजिए। तो हम उसमें 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मुस्लिम बहनों के साथ बैठ करके हम आलोचना करते हैं। तो ये कोई बैकफुट का नेचर या कोई बाद में जनता को समझाने का नेचर नहीं है। ये प्रोसेस एंड प्रोसीजर है जो एक बार संसद के पटल से दोनों राज्यसभा और लोकसभा से जब ये बिल पास हो गया है, तो अब जनता का जानना शांतिपूर्ण समुदाय जो वक्फ एक्ट था उसके किस सेक्शन से आम मुसलमानों को लाभ नहीं पहुंच रहा था और जो अमेंड होकर के सेक्शंस आए हैं उससे आम मुसलमानों को कितना लाभ पहुंच सकता है, ये अब का ही काम था। आपने पहले बिल नहीं बनाया, आपने पहले सेक्शंस नहीं पास किए, आपने बिल पास नहीं करवाया, तो आप जनता के पास कैसे जा सकते थे? पहला जो था, वो फर्स्ट स्टेप जो था, वो यही था कि आपको दोनों पटल से इस बिल को पास करना है और उसके बाद फिर अवेयरनेस कैंप करना है। तो वही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोसीजर और प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है। इसमें कोई बैकफुट का कोई 0.1% भी किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर नाजिया जी, अब कानून बन गया है। ममता बनर्जी कहती हैं पश्चिम बंगाल में कानून लागू नहीं होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना धरना शुरू किया है, वो कह रहे हैं कि हम शाह बानो वाले मामले में जैसे हमने दबाव बनाया था, शहर शहर गांव गांव जाकर लोगों को समझाया था कि कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है मुसलमानों को, वैसा दबाव हम बनाएंगे केंद्र सरकार पर। और आपने भी याद दिलाया कि शाहबानो वाले मामले में क्या हुआ था, और यहाँ पर भी शाहबानो वाले मामले की तरह ही इस मुद्दे को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी की मजबूरी आपको बता देती हूँ। ममता बनर्जी साहिबा को पश्चिम बंगाल में ये पता चल चुका है कि हिंदू उनको वोट नहीं करेगा। उनके पास मात्र 27% जो वोट है वो मुसलमानों का वोट है, जो पश्चिम बंगाल के जो रेसिडेंशियल ओरिजिनल मुसलमान है, और बाकी का रिमेनिंग जो बच रहा है वो घुसपैठिया वोट है। तो सब मिला करके 38% वोट उनका पॉकेट वोट है। लेकिन 38% वोट से वो कभी भी 2026 में अपनी सरकार तो नहीं बना पाएंगी ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हैं। वामफ्रंट जो लेफ्ट फ्रंट है उनको एक भी वोट या एक भी सीट मिलती नहीं है, कांग्रेस को एक भी वोट या एक भी सीट मिलता नहीं है। तो लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो 2026 का इलेक्शन का बैटल है वो पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। तो 38% वोट से वो कैसे सत्ता हासिल करेंगी? इसीलिए अब उन्होंने मुसलमान वक्फ बोर्ड के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदुओं को डराना और चमकाना स्टार्ट किया है। आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो जगह जगह पर मुर्शिदाबाद मॉडल दिखाया जा रहा है, या सिविल वॉर का जो मॉडल दिखाया जा रहा है, या शाहीन बाग 2.0 बनाने की जो चीजें की जा रही हैं, वो इसलिए की जा रही है कि मुसलमान खुश हो जाएंगे? नहीं,
वो इसलिए की जा रही है ताकि एसएससी स्कैम से जो माइंड है वो साइड हो जाए। अभया जो डॉक्टर बिटिया का ब्रूटल रेप हुआ था और जो प्राइम एक्यूज ने फिर से कहा है कि मुझे फंसाया गया है और अपने नजदीकी लोगों को बचाया जा रहा है, उससे दिमाग डाइवर्ट हो जाए और मुसलमानों की भीड़ दिखा करके, जिहादियों की भीड़ दिखा करके बांग्लादेश 2.0 करने की धमकी दे करके हिंदुओं को डराया जाए, ये किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो 27% जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान है, क्या वो रोड पर है? नहीं, वो रोड पर नहीं है। जो रिमेनिंग जो घुसपैठिया बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, पाकिस्तानी, तालिबानी जो मुसलमान है वो रोड पर है, वो रोड पर है। हमारे पश्चिम बंगाल में पाक सर्कस, पोर्ट एरिया या ऐसे जो मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड हिंदी भाषा भाषी जो एरिया है, बंगाली एरिया नहीं, हिंदी भाषा भाषी जो एरिया है, जो उर्दू में बातें करते हैं, वो जिसके घर में 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, उनके घर में 2 बहुएं पाकिस्तान की हैं। ये आंकड़े निकाले जा सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित किया जाए। कभी कावेरिया आ जाती है, कभी मलेरिया आ जाती है, कभी लवेरिया आ जाती है, तो ऐसे ऐसे लड़कियों को पाकिस्तान से बुला करके जो उर्दू में बातें करते हैं मुसलमान लड़के, वो पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करते हैं। तो पाकिस्तान की भी यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये हिंदुओं को डराने का काम है। अब दूसरी बात है, अगर ममता बनर्जी वाकई में जिस गाय का दूध पी है उसका लात खाना सही समझ रही हैं, तो ईडन गार्डन दे देंगी मुसलमानों को? क्या गवर्नर हाउस दे देंगी मुसलमानों को? क्या नौबन्ना दे देंगी मुसलमानों को? क्या नॉर्थ कोलकाता, जो सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि पूरा नॉर्थ कोलकाता, मैं भी नॉर्थ कोलकाता में बैठी हुई हूँ, पूरा नॉर्थ कोलकाता मतलब कोलकाता सिटी हो गया। नॉर्थ कोलकाता का मतलब पूरा कोलकाता सिटी ही हो गया। तो ये पूरा कोलकाता क्या वक्फ बोर्ड को वो दे देंगी? अगर दे देंगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे बात कि हाँ मैं दे रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ हूँ। अगर वो मुसलमानों के साथ होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 वर्ड नहीं कहती कि आपकी जमीनें नहीं छीनेंगी, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, वक्फ बोर्ड का कानून यहाँ पर लागू नहीं होगा। वो सिर्फ इतना नहीं कहती, वो ये कहती कि मैंने ईडन गार्डन दे दिया वक्फ बोर्ड को, मैं यहाँ की मुख्यमंत्री हूँ, मैंने गवर्नर हाउस दे दिया वक्फ बोर्ड को, मैंने नॉर्थ कोलकाता दे दिया वक्फ बोर्ड को, मैंने नौबन्ना दे दिया वक्फ बोर्ड को, मैंने राइटर्स बिल्डिंग दे दिया वक्फ बोर्ड को। उनका स्टेटमेंट ये होना चाहिए था, पर उनका स्टेटमेंट तो ये नहीं हुआ। उनका स्टेटमेंट था पलीता लगाने का। जब हम आलू बम छोड़ते हैं ना तो उसके सुतली में हम बम लगाते हैं, तो उन्होंने बम लगाया और वो ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों का भीड़ दिखा करके वो बेसिकली हिंदुओं को डरा रही है कि अगर तुमने वोट बीजेपी को दिया तो हम ये ऐसा दृश्य तुमको दिखाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो। ये वो कर रही है। अब दूसरी बात आती है कि ममता बनर्जी के अब खुद वो कठपुतली बन चुकी है। मैं उनकी मजबूरी बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, मैं उनको आज बुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि इंसान कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है ना अंजू जी, कि वो अगर कुछ नहीं भी करना चाहता है तो उसको अपनी सत्ता बचाने के लिए करना पड़ता है। क्योंकि ममता बनर्जी को हमने वो भी देखा था कि वो स्पीकर के मुंह पर कागज फेंकती थी कि एनआरसी करवाओ, एनआरसी करवाना पड़ेगा। ये लेफ्ट फ्रंट वालों ने घुसपैठिया मुसलमानों को घुसा करके अपनी सरकार बना लेता है, तो ममता बनर्जी वो भी थी। और ममता बनर्जी ये भी है कि वो कहती है कि मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा अगर एनआरसी हो। तो मजबूरी इंसान से बहुत बुरा भी करवा देती है और ज्यादातर बुरा ही करवाती है। मजबूरी कभी अच्छा नहीं करवाती है। अभी वो मुसलमानों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है, उनके पास कोई चारा ही नहीं है उनका साथ देने के अलावा। जिस तरीके से वो 12 साल से खिलाफत मूवमेंट की कमेटी के मंच पर बैठ खड़े हो करके वो ईद में मुसलमानों को संबोधित करती हैं, वो तो ये वो खिलाफत मूवमेंट है जो 1919 से लेकर के 1947 तक मुस्लिम लीग के साथ मिल करके भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनवाया। तो उस खिलाफत कमेटी की, उस खिलाफत मूवमेंट की वजह से उनके 2 विधायक जीतते हैं। एक जावेद अहमद खान जीतता है और आधा फराहद हकीम जीतता है। कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी और पोर्ट बहुत ज्यादा मैच करता है और साथ साथ में आपका सोनारपुर भी मैच कर जाता है। तो वो जावेद अहमद खान को इसलिए उसकी खिलाफत मूवमेंट को वो एक्सेप्ट करती हैं। उसको एक्सेप्ट करने से उनके 3 विधायक जीत रहे होते हैं, एक फराहद हकीम और एक जावेद अहमद खान जिसका खुद का खिलाफत मूवमेंट है और एक सोनारपुर की एमएलए। तो 3 विधायक अभी इस वक्त में ऐसे सिनेरियो में बहुत वैल्यूबल है और तीनों के तीनों मुसलमान है। तो वो अपना खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचा रही हैं। तो जो मुख्यमंत्री, जिस राज्य की मुख्यमंत्री खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रही हैं, तो वो तो कठपुतली बन चुकी हैं। अब आती है तीसरी बात
कि ये कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ या डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ या सुनारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ या 24 परगना कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस हिसाब से घुसपैठिया रहते हैं, वो घुसपैठिया इनके पॉकेट घुसपैठिया है और वोट टीएमसी को ही जाता है, ये तो वो कंफर्म है। आपने देखा होगा जो मैंने आपको 2023 में बोला था कि साउथ 24 परगना से सारे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, वही बात संसद के पटल में अमित शाह जी ने दोहराया है, सेम मेरी बात को, कि सारे आधार कार्ड 24 परगना से बन करके आते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने जो इतनी चिट्ठियां और इतने रिप्रेजेंटेशन लिखे उसको संसद के पटल पर रखा गया, और वो भी अमित शाह जी भाई के शब्दों से रखा गया है, तो इसके तो पूरे डिटेल्स है। तो वो अब मजबूर। नाज़िर जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अब जब घर घर जाकर बीजेपी समझाना चाह रही है और दूसरे धरने प्रदर्शन 50-50 शहरों में होंगे, तो कितनी बड़ी चुनौती है पसमानदा मुसलमानों को समझाना कि नया वक्फ कानून जो है वो उनके फायदे के लिए है, वो जो एलीट क्लास है उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कितना चैलेंजिंग है ये सब कुछ बीजेपी के लिए। अब देखिए, हमारे पसमानदा गरीब और जो मतलब आगा खानी मुसलमान है या बोरी मुसलमान है या वहाबी मुसलमान है या बरेलवी मुसलमान है या अहमदिया मुसलमान है, उनको तो पहले भी हक से बेहक करके रखा गया था वक्फ बोर्ड में। मुझे लगता है कि ज्यादा मेहनत हम लोगों को या केंद्र की सरकार को नहीं लगेगी वक्फ बोर्ड को समझाने में, ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगेगी। 22 करोड़ मुसलमान भारत में जो है वो रोड पर नहीं है। ये जो मलाई चाटते थे और उनके जो चिंटू मिंटू हैं वही सिर्फ रोड पर है। तो 22 करोड़ मुसलमानों का तो केंद्र की सरकार को कोई टेंशन ही नहीं है। जिस तरीके से 1947 में ऐसे अनगिनत अनकाउंटेबल मुसलमान थे जो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन वो खामोश थे कि उनका सर तन से जुदा ना हो जाए, उनके साथ उनके ऊपर फतवा ना जारी हो जाए, उनको मुर्तद ना बोल दिया जाए, उनके ऊपर ब्लास्फेमी ना कर दिया जाए, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर उनके पूरे पूरे परिवार को ना खत्म कर दिया जाए, इसलिए वो खामोश थे। लेकिन इस बार खामोशी में एक बहुत बड़ी गूंज है जो शायद केंद्र की सरकार को सुनाई भी दे रही है और केंद्र की सरकार को समझ में भी आ रहा है। आप देखिए, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ तो 2000 से भी कम लोग थे, 2000 से भी कम लोग थे। ईद के बाद पहले जुमा में पश्चिम बंगाल में जो इतना भगदड़ मचाया गया है, बहुत कम लोग थे, 1 लाख भी नहीं थे, 1 लाख भी नहीं थे। सब टीएमसी कार्यकर्ता थे, जिसमें हिंदू भी थे, सारे के सारे मुसलमान नहीं थे, जिसमें हिंदू भी थे। अब सोचिए, अब आती है दूसरी बात कि जितने भी मुसलमान जिनको लाभ नहीं पहुंचा है वक्फ की संपत्ति से या वक्फ के पैसे से, वो इस प्रदर्शन में जा ही नहीं रहे हैं। क्यों जाएंगे? अब आती है तीसरी बात कि अवेयरनेस के वक्त में समझाना बहुत आसान है। अगर 9 लाख एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी आपकी है, आप कागज दिखाओ और ले जाओ, इसमें दिक्कत कहाँ पर है? और केंद्र की सरकार ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है कि आप जिसका कागज दिखाइएगा वो आपकी है, और ये बिल जिस दिन पास हुआ है उसके बाद से उस पर आलोचना होगी और उसकी वेरिफिकेशन होगी। अब ये बेचारे 9 लाख एकड़ की संपत्ति में सिर्फ 1088 संपत्ति का कागज दिखा पा रहे हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरी बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आप अगर वक्फ बोर्ड के जितने भी आला हुक्मरान हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, उनको ऐसा लगता है कि 1923 से पहले हम चले जाते हैं, 1969 में चले जाते हैं, 1970 में चले जाते हैं, 1950 में चले जाते हैं, हम उस तरफ चले जाते हैं या मुगलों की तरफ चले जाते हैं। तो अगर ये कहते हैं कि संभल की जो मंदिर है वो हमारी मस्जिद है, आप दिखा दो, आप कागज दिखा दो, कुछ चित्र दिखा दो, कुछ प्रूफ दिखा दो। आपको लगता है कि मुमताज घुंघरू पहन करके उस एरिया में ताजमहल में नाची थी, तो आप उसका घुंघरू का आवाज सुना दो या उसका कुछ चित्र दिखा दो। आपको लगता है कि औरंगजेब वहां पर घोड़ा दौड़ाया था तो घोड़े का निशान दिखा दो। आपको लगता है कि बाबर वहां पर तलवार चलाया था तो खून के निशान दिखा दो। आपको लगता है कि अकबर वहां पर नमाज पढ़ा था तो नमाज के कुछ निशान दिखा दो। कागज अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, फरमान तो दिखा दो। फरमान दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे देखिए कि मैं आपको बहुत प्रूफ के साथ बताना चाहती हूँ, आज आपके साथ मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे मंदिरों को तोड़ने का फरमान, मसीर आलमगिरी, फतवाए आलमगिरी, अगर आप पढ़ते हैं, 2 किताबें पढ़ते हैं, बल्कि मैं लेकर के भी बैठी हुई हूँ आपके लिए, मैं तो काफी स्टडी करती हूँ।
इस बुक को आप जाइएगा, ये है सही अल बुखारी, ठीक है, और ये है आपका तर्जुमान अल कुरान, ठीक है। इसमें मैंने बहुत ढूंढा, ये मैंने पढ़ लिया, इसमें मैंने बहुत ढूंढा है, कुछ नहीं मिला है, कोई फरमान नहीं मिला है। लेकिन जब आप मसीर आलमगिरी में जाते हैं और फतवाए आलमगिरी में जाते हैं, तो जैसे 6 अप्रैल 1969 को एक फरमान आया, सॉरी 6 अप्रैल 69 को एक फरमान आया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। 6 अप्रैल 69 काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। सितंबर में फौज गई और उसको तोड़ करके आई। फिर दिसंबर 1970 में मंदिर के टूटे हुए ढांचे पर मस्जिद का जो ऊपर का 1670, हाँ 1670, 1670, 1669 से मैं आपके पास आ रही हूँ। उसके बाद फिर दिसंबर 1670 में उस पर मस्जिद का वो बनाया गया, ढांचा बनाया गया। तो ये तो मसीर आलमगिरी में लिखा हुआ है, फरमान है ना भाई। उसके बाद फिर आप चले जाइए औरंगजेब का, तो औरंगजेब ने जितनी मंदिरें तोड़वाई उसका फरमान तो हमें मिलता है, हिस्ट्री में भी मिल जाता है, फतवाए आलमगिरी में भी मिल जाता है, मसीर आलमगिरी में भी मिल जाता है, तो हमें फरमान दिखाई देता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये आधा भारत जो है या आधा से ज्यादा भारत आपका है, तो आप फरमान दिखा दो, हमें फरमान दिखाओ, उसको कोर्ट में चैलेंज करो। आप जैसे ये कह रहे हैं कामाख्या मंदिर के बारे में, आसाम के बारे में, आसाम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कह रहे हैं कि हमारे मुगल गए थे तो वो उसमें ये जगह हमारी है, यहाँ घोड़ा दौड़ा है ये हमारा है, यहाँ पर उनकी बीवियां नाची थी ये हमारा है, यहाँ पर घुंघरू टूट के गिरा था ये हमारा है। इट्स ऑल राइट, लेकिन आप इतिहास को तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और आप कोर्ट को तो नहीं समझा सकते, क्योंकि अब आप कोर्ट जा चुके हैं। आसाम में तो कभी मुगल पहुंच ही नहीं पाए थे, ये तो इतिहास गवाह है। आसाम में कभी मुगल पहुंच ही नहीं पाए थे, आसाम में कोई प्रॉफिट पैदा ही नहीं हुए थे, आसाम में कोई पीरो मुर्शिद का पैदा होना, ये तो तर्जुमान कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि आसाम के एरिया में फलाना पीरो मुर्शिद पैदा हुए या फलाना सहाबा कराम पैदा हुए या फलाना प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में, तो मसीर आलमगिरी और फतवाए आलमगिरी और हमारे इतिहास की किताब जो आपके मुसलमानों ने लिखा, भाई कोई किसी मतलब साधु संत ने नहीं लिखा है, आपके मुसलमानों ने लिखा है ब्रेन वॉश हिंदुओं का करने के लिए। तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि आसाम में कोई मुगल गया था। तो जब कोई प्रॉफिट नहीं गया, कोई पीर मुर्शिद नहीं गया, कोई सहाबा कराम नहीं गया, कोई हजरत नहीं गया, कोई मुगल नहीं गया, तो फिर कामाख्या आपका कैसे हो गया, या आसाम की सरजमीन पर घोड़ा कैसे मुगलों का दौड़ गया, या कोई मुगलों की बीवी नाच कैसे ली घुंघरू पहन के। तो क्लियर झूठ, ये क्रिस्टल क्लियर झूठ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर नाज़ी जी झूठ तो है, आप समझते हैं क्योंकि आपने पूरा का पूरा अध्ययन कर रखा है, पूरा स्टडी किया है, लेकिन जो निचले तबके के पसमानदा गरीब दलित मुसलमान हैं जिनको कि अपने ही मुस्लिम समुदाय में हे दृष्टि से देखा जाता है, मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि कितनी जातियां हैं मुसलमानों में। जब मुसलमान इकट्ठा होते तो एक ही बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं। तो अब उन मुसलमानों को ये सब चीजें समझाना भी तो एक टफ टास्क है या नहीं? उन तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। नहीं, एकदम टफ नहीं है, एकदम टफ नहीं है। और 10 मई से जिम्मेदारी थोड़ी बहुत मेरे ऊपर भी है जाकर के समझाने की। एकदम टफ। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले पकड़ा कि नहीं मुझे बताइए। एकदम भी, और मैं बिहार से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, बिहार में तो इलेक्शंस भी है नाजिया जी। मैं तो खुश हूँ कि बिहार मिला मुझे, इवन आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बिहार मिला है। सबसे पहले ये है द वक्फ एक्ट 1995, जिसके समर्थन में 6 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायपालिका में, और ये है मेरे हाथ में कुरान। अभी मैं संविधान ले ही नहीं रही हूँ, मैं संविधान पर जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर संविधान में कुछ है ही नहीं वक्फ के लिए। अब जब मैं जनता के पास जाती हूँ या मैं सर्वोच्च न्यायपालिका इस मामले में जाती हूँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल जनता से भी यही होगा और सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस से भी यही होगा कि क्या ये किताब कानून का पार्ट है? क्या ये किताब कानून का पार्ट है? चीफ जस्टिस साहब कहेंगे कि नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा, जब मैं एलएलबी का स्टूडेंट था। मैं कहूंगी मैंने भी नहीं पढ़ा। अब ऐसी बैरिस्टर है, क्या उसने पढ़ा? लेकिन वो फॉरेन कंट्री से पढ़ करके आया है, वो तो भारत में नहीं, भारत का वो संविधान नहीं पढ़ा है, भारत के कानून की किताब नहीं पढ़ा है, तो वो वक्फ एक्ट बाहर कैसे पढ़ लिया विदेश में?
तो उसने भी नहीं पढ़ा। अब ये है अल कुरान। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से और तमाम पसमानदा मुसलमानों से ये पूछूंगी कि तुम हर रमजान में कुरान की खत्मी करते हो और खत्मुल कुरान पढ़ते हो, क्या पूरे कुरान 30 पारे में कहीं पर वक्फ बोर्ड है? नहीं है। फितरा, ज़कात है, डोनेशन है, वक्फ बोर्ड है? नहीं है। अब कुरान के सूरह अल बकरा में आता है कि सारे, कोई भी हमारे में जाति नहीं होनी चाहिए, कोई फिरका नहीं होना चाहिए, सबको एक एक रस्सी से बांध करके कुरान के हिसाब से लेकर के चलो। हमारे संविधान का आर्टिकल 15 भी यही इंश्योर करता है कि जात पात धर्म के का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी की लीगल राइट पर नहीं होना चाहिए। तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भाई ने आर्टिकल 15 और कुरान के सूरह अल बकरा को मद्देनजर रखते हुए वक्फ बोर्ड को इतना खूबसूरत बना दिया कि सारे 72 फिरका का इसमें राइट मिल गया, हमारे मुस्लिम बेटियों को भी राइट मिल गया और संविधान के आर्टिकल 15 के हिसाब से भी इस बिल को संशोधन किया गया है। तो समझाना बिल्कुल भी दिक्कत वाला नहीं है। अब आती है तीसरी बात, ये सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपका सवाल लेती हूँ। क्या ट्रिपल तलाक में इनके करोड़ों अवेयरनेस कैंप या करोड़ों भगदड़ के बाद भी क्या फैसला इनके हक में आया? नहीं आया, क्योंकि अल कुरान का सूरह अत-तलाक ये कहता है कि तलाक देना गुनाह है। नहीं कर पाए। जैसे ही 2015 में मैं कुरान की किताब लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर पहुंची, मैंने सीधा यही पूछा कि ये है कुरान, क्या कुरान तलाक को अच्छा कहता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कम से कम 15 मिनट खामोश रहे और उसके बाद जब वकील ने, हमारे तरफ के वकील ने पूछा कि जो पूछ रही हैं वो जवाब दीजिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुरान सूरह अत-तलाक में कहता है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते की आमद नहीं होती है। हो गया जजमेंट 2017 में, हो गया जजमेंट। यहाँ तक के प्रॉफेट मोहम्मद ने ये तक कहा है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर वाले को जन्नत नसीब नहीं होता। तो हो गया, फिनिश, बात खत्म हो गई। तो उसके बाद फिर आते हैं हिजाब पर। अगर हिजाब एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, तो जाओ जा करके कुरान की वो आयत दिखा दो और जजमेंट अपने हिसाब से ले लो। आप देखिए मस्जिद 1994 का आप जजमेंट उठाइए, आज तक मुसलमान उस पर सिर्फ पास ओवर करके उस पर लंबा डेट ले लेता है, लेकिन कुरान की वो आयत नहीं दिखाता है कि मस्जिद इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। नहीं है, मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ रिसाइटेशन, दैट्स इट। जैसे ये मेरा जगह है कानूनी काम करने का, वो आपका जगह है न्यूज लेने का, दूसरे का जगह है दुकान पे जाकर के कमाई करने का, बस वैसे ही इबादत इकट्ठा होकर के करने की जगह मस्जिद है, वो इस्लाम का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो उसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट में साफ लफ्जों में और चंद सबमिशन में साबित कर देंगे कि वक्फ इस्लाम का पार्ट नहीं है। और इसको जो एक्ट के हिसाब से बताया जा रहा है, ये कोई भी भारत का कानून नहीं है, बल्कि इसको छुपा करके रखा गया है। तो जनता को समझाना, पसमानदा मुसलमान को समझाना और कोर्ट को समझाना इज वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। नाज़िया जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे समझाया, बहुत से दर्शक सुन भी रहे होंगे। लेकिन आपने जैसे एक बार कहा कि पसमानदा मुसलमानों में बहुत सारे सामने नहीं आ रहे हैं, डर के मारे कि कहीं मुझे अलग ना कर दिया जाए अपनी ही बिरादरी से। आप देखिए संभल में एक मुसलमान की पिटाई इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने समर्थन किया था इस वक्फ का कानून का। तो ऐसे तो ये इसका मतलब ये है कि इस वक्त जिन के हाथों से ये संपत्तियां जाने वाली हैं, वो पसमानदा मुसलमानों को डराने धमकाने का काम ही तो कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप सोचो कि ये कितने क्रूर हैं और ये कितने मतलब बेईमान है कि इन्होंने अपने मुसलमान को पहले फिरके में बांटा और फिर फिरके में बांट करके इन्होंने अकेले मलाई चाटी। और जयपुर के 3 ऐसे फैमिली वाले हैं जिनसे मैं टच में हूं, जिनको इन्होंने दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती सर्दी में बेघर कर दिया मुसलमानों को। और वक्फ बोर्ड का वहां पर नोटिस वहां पर लगा दिया। और संजय गांधी का दोस्त, राजीव गांधी का दोस्त, सोनिया एंटोनियो का दोस्त, प्रियंका वाड्रा का दोस्त, राहुल गांधी का दोस्त, जो सांसद बना, जो विधायक बना, वो 200 बीघा की जमीन पर रिजॉर्ट बना करके बैठा है, मलाई चाट रहा है। आप देखिए मुख्तार अंसारी और अतीक, जब वो मरा तो उसके चिट्ठे खुले ना कि शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वो हड़प करके बैठा हुआ था। उसके 3 बंगले, वेयर हाउस, उसका गोडाउन जितना टूटा, जितने पे बुलडोजर चला, सब शिया वक्फ बोर्ड की जमीन थी। तो जो चीज बनी ही थी, जिसको क्रिएट ही किया गया था सोशल वेलफेयर के लिए और मुसलमानों के उत्थान के लिए, तो गरीब मुसलमान तो आज भी नाले पर पटरा बिछा करके सो रहा है,
गरीब मुसलमान तो आज भी रिक्शा चला रहा है, गरीब मुसलमान तो आज भी मदरसे में जाकर के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी के बच्चे जो है वो रेंज रोवर पे घूम रहे हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो है वो एसी गाड़ियों में चल रहा है, पायलट कार लेकर के, वो सिक्योरिटी का लाभ उठा रहा है। लेकिन ये आप देखिएगा कि ट्रिपल तलाक के वक्त में जो महिलाएं बैठती थी कि तलाक नहीं बंद होना चाहिए, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुक्त थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी खास पार्टी से जुक्त था। अभी देखिए महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में 180 एनजीओ को बैन करवाया गया। क्यों बैन करवाया गया? वो कांग्रेस ने खोल करके रखा हुआ था, जिस पर अभी भी वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसने कभी कोई सोशल वेलफेयर का काम ही नहीं किया। वो सिर्फ दिखावा कि ये एनजीओ खुला है सोशल वेलफेयर के लिए, पर असल में वो पॉलिटिकल वेलफेयर कर रहा था। नाज़िर जी, एक चीज ये बताइए कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, 1 दर्जन के आसपास याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, और साथ ही साथ ये धरना प्रदर्शन, अब तो इनको धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, जो फैसला वहां से आएगा उनको मान लेना चाहिए। भाई अभिषेक मनु सिंघवी तो पहले कह चुके थे कि ये कानून तो टिकेगा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में, मेंशनिंग ले रहे थे ना वो एक दिन, अभी 2 दिन पहले कि सबसे पहले सुन लिया जाए, कपिल सिब्बल भी कह रहे थे। तो इन लोगों को तो भरोसा रखना चाहिए, लेकिन पैरेलल धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जगह जगह पे गाड़ियों में आग भी लगा रहे हैं, डरा भी रहे हैं अपने गरीब मुस्लिम भाई बहनों को, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए। ये क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ये मामला कैसे सुनेगा, ये तो अंदर की जंग है, लेकिन इसका थोड़ा सा छवि मैं आपको देना चाहूंगी ताकि जनता को समझ में आए। अभी 16 अप्रैल से सुनवाई शुरू होगी ना नाज़िर जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि डेट मिल जाएगा। अच्छा, आई डोंट थिंक, मैं हूँ 16 अप्रैल को दिल्ली में, मुझे लगता है कि डेट मिल जाएगा। उसकी मैं आपको परफेक्ट उदाहरण में दे देती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच पर, जो चीफ जस्टिस ऑफ भारत रह चुके थे उस वक्त, उनके बेंच पर 120 पिटिशन ने चैलेंज किया था वक्फ बोर्ड। और जब उसको उस मामले को लेकर के वकील पहुंचे थे चीफ जस्टिस ऑफ भारत जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच पर, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि आपकी कितनी संपत्ति या आपके पिटिशनर की कितनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने हड़प कर लिया है, वो बताइए। वकील साहब ने बताया कि हमने तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया है, हमने पर्सनल लिटिगेशन नहीं किया है, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने धमकाया कि मैं नहीं सुनूंगा तुमको, ये तुम्हारा व्यक्तिगत अगर मामला है तो मैं सुनूंगा, अदरवाइज मैं नहीं सुनूंगा। तो ये जो 120 पिटिशन को जस्टिस चंद्रचूड़ ने हवा में उड़ा दिया और चमका करके बाहर निकाल दिया, और अपनी गरिमा का फायदा और अपने पावर का फायदा उठा करके उन्होंने बेइज्जत किया वकीलों को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकीलों को और रेनाउंड वकीलों को बेइज्जत किया। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो 6 लोग जाकर के PIL दोबारा किए हैं वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में, तो कानून, तो कानून है नाज़िर जी, अब तो कानून है, राष्ट्रपति महोदय ने दस्तखत कर दिए। अब इसके 2 बहुत वैलिड पॉइंट है। एक तो मैंने बताया कि जिसने वक्फ बोर्ड के विरोध 1995 एक्ट में किया उसको इस तरीके से बेइज्जती मिली है। अब असदुद्दीन अवैसी, प्रतापगढ़ी या जितने लोग हो जाकर के 6 लोग जाकर के जो PIL दोबारा किए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस असदुद्दीन अवैसी से ये पूछेंगे कि सरकार ने आपकी कितनी जमीन हड़प कर ली, सरकार ने आपकी कितनी जमीनों पर कब्जा कर लिया, सरकार ने आपकी कितनी जमीनों के दस्तावेज आपसे छीन करके ले लिए? मैं नहीं सुनूंगा तुमको असदुद्दीन अवैसी, चलो यहाँ से निकलो, हाई कोर्ट जाओ, और अगर तुम्हारी जमीन सरकार ने हड़पी है तब मेरे पास आओ या हाई कोर्ट जाकर के अपना फैसला कराओ। अगर ये शब्दावली चीफ जस्टिस ऑफ भारत की नहीं आई तो फिर हम भी वही वकील हैं जो हाथ में चूड़ी नहीं रुद्राक्ष पहनते, हम भी वही वकील हैं। अब आती है तीसरी बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो बिल पास हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट से संसद नहीं गया था, ये संसद से सुप्रीम कोर्ट आया है पहला, और देश के केंद्र की सरकार ने इस बिल को पास किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 1 करोड़ बार सोचना पड़ेगा इसके विरोध में जजमेंट देने के लिए। अब दूसरी बहुत वैलिड पॉइंट है कि ये जो बिल पास हुआ है इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ये पहले से एक्ट बना हुआ था, ये कोई नया एक्ट नहीं बनाया है। बिल्कुल केंद्र की सरकार ने कोई नया एक्ट नहीं बनाया है, ये एक्ट बना हुआ था
इसको रिफॉर्म किया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर है कि जब केंद्र की सरकार किसी बने हुए एक्ट को रिफॉर्म करती है, जैसे बीएनएस को की, बीएनएसएस को की, तो वैसे ही वक्फ एक्ट को भी की है, तो क्या उसमें इंटरवेंशन का कोई पावर सुप्रीम कोर्ट का है? मुझे तो लगता है कि नहीं है, जितना संविधान मैंने पढ़ा है उस हिसाब से तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है बात कि अगर इस संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट लाइलाहा का साथ देती है या किसी कटमुल्ले का साथ देती है, तो फिर इतिहास के वो पन्ने भी खोले जाएंगे जो इतनी बार संविधान के साथ छेड़छाड़ गांधी परिवार ने किया था। अब उसमें भी आ जाओ सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी जवाब दो। तो हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। केंद्र की सरकार ने कुरान से लेकर के, इस्लाम से लेकर के, सही अल बुखारी से लेकर के, वक्फ के एक्ट के सारी किताबों से लेकर के सारे होमवर्क हमारे कंप्लीट है। तुम रोड पर उतरोगे, हम जवाब देंगे। तुम पैनलिस्ट होकर बैठोगे, हम जवाब देंगे। तुम पार्लियामेंट में बैठोगे, हम जवाब देंगे। तुम कोर्ट में बैठोगे, हम जवाब देंगे। अंत में मैं आपको इतना ही कहूंगी कि तकरीबन 3 लाख 4 लाख मुसलमान हैं जिनकी मलाई बंद हो रही है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मातम कर रहे हैं। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है, उनका जो आंख खुलना था वो खुल चुका है। वो इसलिए खुल चुका है कि अगर वक्फ बोर्ड इस्लामिक होता तो अवैसी को पेपर फाड़ने की जरूरत नहीं होती, कुरान उठाता और कहता कि ये आयत है और ये सूरत नंबर है, आप इस्लाम के, आप कुरान के बीच में नहीं आ सकते, सबके सब खामोश हो जाते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप नाजिया जी। और इस बार सबसे अहम बात यह है कि पहले तो ये पसमानदा मुसलमानों को भेड़ चाल में बाहर सड़कों पर ले आते थे, मुस्लिम भाई भाई कहकर, हाँ, लेकिन इस बार पसमानदा मुसलमान समझ गए हैं कि ये नया वक्फ कानून उनके फायदे के लिए है और बंटवारा मुसलमानों में ही हो रहा है इस बार वक्फ के चलते। इसीलिए डरे हुए हैं, इसीलिए जगह जगह 50-50 शहरों में हल्ला बोल और वक्फ बचाओ की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि जी कुछ कह रही हैं आप? मुझे हंसी आ रही है कि इन लोगों को डर इस बात का हो रहा है कि मोदी जी तो अपने काम को बहुत तेजी से करते हैं, बिल्कुल बुलेट ट्रेन और हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के हिसाब से। इनको डर है कि 4 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन है। अब विधानसभा इलेक्शन एक साल 8-8 महीना सब जगह है, 8 महीना 7 महीना ऐसे करके। कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 महीने में पसमानदा मुसलमानों को लाभ मिल जाए। अब पसमानदा मुसलमानों को अगर लाभ मिल जाता है तो जो कम से कम हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए ये बेचारे गरीब मुसलमान हमको वोट करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी डाइवर्ट होकर के बीजेपी में चला जाए। तो ये डर इनको सबसे ज्यादा सता रहा है और ये होने वाला है। आप सोचिएगा कि योगी आदित्यनाथ भी बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं, वहां पर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा आने वाले 2-3 महीने में। और यही पूरे देश में अगर हो गया तो फिर तो इनकी जो दुकान है, चाहे वो मोहब्बत की हो या लूटने की दुकान हो, वो सब पे ताला लगने की नौबत आ गई है और यही बात इनको डरा रही है। नाजिया जी, बहुत ही विस्तार से आपने इस विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहां जहां जाएंगी, बिहार से आप अपनी यात्रा शुरू कर रही हैं, जहां जहां जाएंगी इसी तरीके से जब लोगों को समझाएंगी तो पसमानदा मुसलमानों को समझ में आएगा कि कितना बड़ा धोखा उनको उनकी जमात वाले आज तक देते रहे हैं। आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव।